गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का HBSC क्वेश्चन पेपर 2018 का सेट बी डिस्कस करेंगे। सेट बी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल होता है? तो हमारे पास है विटामिन बी जो वाटर में सॉल्युबल है। बी और सी विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 1 नेगेटिव इनटू Mn2 पॉजिटिव। देखिए इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं MnO4 1 नेगेटिव, आफ्टर दैट रिएक्शन Mn2 पॉजिटिव। तो रिएक्टेंट साइड में Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, +7, ठीक है। और अगर हमें यहाँ प्रोडक्ट में चेक करना है तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 5F, 5 फेराडे। 5 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड है MnO4 1 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁴ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है उसके बाद जो यूनिट गिवन है उस यूनिट से हम ऑर्डर बता सकते हैं कि रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर है। तो यहाँ पर यूनिट है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि मोल लीटर इनवर्स होता, सेकेंड इनवर्स होता तो जीरो ऑर्डर, ठीक है। और केवल सेकंड इनवर्स होता तो फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पर है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये क्या है? सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हैं, इनमें से हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। तो ये NCERT बुक में डायरेक्टली ऑर्डर के अकॉर्डिंग गिवन है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा C6H5COOH बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है हमारे पास, इसका IUPAC नेम हमें लिखना है। देखिए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से 2 ग्रुप और अटैच है, तो ये ग्रुप हमारे पास इथाइल है और ये हमारे पास मिथाइल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम यहाँ पर N इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल, 2 कार्बन के लिए ईथ सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और अमाइन। नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? अमाइन। अब क्योंकि ये जो अमाइन का ए है ये वोवल है, इसलिए जो ईथेन में ई लगता है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि अगर पहला वर्ड यहाँ पर जो सफिक्स का वोवल होता है तो वहाँ से ई हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास IUPAC नेम हो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल, इथेनमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन एल्काइल हेलाइड्स विच वन हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप तो देखिए सेम है और केवल हेलोजन एटम चेंज है। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा हेलोजन्स के अकॉर्डिंग वो रहेगा I इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन F, फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे कम मिनिमम किस में रहेगा? फ्लोरीन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कुछ अमाइंस के कंपाउंड गिवन है और हमें इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर चेक करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है C2H5NH2, C6H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, C6H5CH2NH2। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग, उस पर अगर NH2 अटैच है मतलब एरोमेटिक अमाइन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फोर्थ, मतलब सबसे लास्ट में ये आएगा। उसके बाद C6H5NH2 के बाद हमारी यहाँ पर बारी आती है C6H5CH2NH2 की। देखिए ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन उससे जो कार्बन अटैच है उससे डायरेक्टली अटैच NH2 है, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। अब इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है ये जो एल्काइल अमाइन है, प्राइमरी एल्काइल अमाइन, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2। और सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक नेचर जो होता है वो सेकेंडरी अमाइन का रहेगा। अब देखिए किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, C6H5NH2 इज लेस देन C6H5CH2NH2 इज लेस देन C2H5NH2 इज लेस देन C2H5 का होल ट्वाइस NH, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N H2Ni आफ्टर दैट रिएक्शन P। हमें P जो प्रोडक्ट है वो बताना है। जो हाइड्रोजन है वो रिडक्शन करेगा कार्बन का भी और नाइट्रोजन का भी। अब किस तरह से करेगा? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पर भी जुड़ेगा और कार्बन पर भी, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास CH3CH2NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। RNA में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है जो DNA में प्रेजेंट नहीं होता है? तो वो हमारे पास है यूरेसिल।
यूरेसिल बेस है जो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। क्वेश्चन है द विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज, यहाँ पर इनमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड के कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन सी विटामिन के, जो ब्लड कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ से अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। फर्स्ट है हेनरीज लॉ, हमें हेनरी लॉ टर्म को डिफाइन करना है। इट स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू KH काई। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, गैस का वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है गैस के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू KH काई, जहां पर KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। सेकेंड टर्म है राउल्ट्स लॉ। इट स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, हम यहाँ पर राउल्ट्स लॉ जो बता रहे हैं वो है वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए। इट स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो जो पार्शियल प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो 2 कंपोनेंट हमारे पास हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा सेपरेटली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, मोल फ्रैक्शन के। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो पार्शियल प्रेशर ये हमारे पास है ए कंपोनेंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। प्रोपोर्शनली साइन रिमूव करेंगे तो P नॉट आ जाएगा। P नॉट हमारे पास क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है लेकिन प्योर स्टेट में, बिल्कुल प्योर स्टेट में रहेगा ए कंपोनेंट के लिए। जब प्योर फॉर्म है ए कंपोनेंट की तब जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो हमारे पास है P नॉट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला बन जाएगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई बी, पी बी इज इक्वल टू P नॉट बी काई बी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा जब वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन में डिजोल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन, गिव 2 मेथड्स टू प्रिवेंट इट। कोरोजन की डेफिनेशन बतानी है और 2 मेथड बताने हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकें। द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाई गैसेज एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए कोरोजन एक प्रोसेस है किसी भी मेटल को स्लो ईटिंग मतलब धीरे धीरे खराब करने की, और किसके द्वारा, बाई गैसेज एंड वाटर वेपर, जो गैसेज हैं और वाटर वेपर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाले गैसेज और वाटर वेपर्स धीरे धीरे मेटल्स को खराब करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। अब उसका कारण क्या है, ये गैसेज और वाटर वेपर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे मेटल खराब हो जाता है, ठीक है। उसका रीज़न है वहाँ पर वो कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं लाइक ऑक्साइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ETC। इन जैसे कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं और उसकी एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। प्रिवेंशन के मेथड्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, पहला मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन और दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है इसलिए हमने केवल मेथड्स के नाम देने हैं, ठीक है, उनको डिटेल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, एक्सप्लेन। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है इथेनॉल से, उसे एक्सप्लेन करना है। देखिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, दिस इज ड्यू टू, इसका कारण क्या है, द रीजन दैट फिनॉक्साइड आयन, देखिए जैसे ही हाइड्रोजन फिनॉल से निकलेगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये फिनॉक्साइड आयन लेफ्ट आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसने H पॉजिटिव प्रोटॉन को निकाल दिया है, लॉस करने के बाद स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, बाय रेजोनेंस। वाइल इथॉक्साइड आयन, अगर हम इथॉक्साइड आयन की बात करें C2H5O नेगेटिव, और यहाँ से जब H पॉजिटिव बाहर निकल चुका है, ठीक है, तो ये जो इथॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इथॉक्साइड आयन लेफ्ट आफ्टर लॉस ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम इथेनॉल इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यही मुख्य कारण है कि ये जो रेजोनेंस क्रिएट कर लेता है बेंजीन, ठीक है, इस वजह से H पॉजिटिव ऑक्सीजन की तरफ नहीं आ पाता, जिससे ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता है। जबकि यहाँ पर ये जो C2H5 ग्रुप है ये और उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ये हाइड्रोजन जल्दी से ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो ये हमारे पास वीक एसिड होता है। इफ 5.6 ग्राम ऑफ KOH डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम 5.6 ग्राम KOH को डिजॉल्व करते हैं 500 ml सॉल्यूशन में, देन व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं KOH के, जो कि सॉल्यूट है। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास अपॉन मोलर मास। जब आप KOH का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है, और मास है 5.6, सॉल्व किया 0.1 मोल आ गया। मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1 और 500 ml सॉल्यूशन है आपके पास, लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई 1000 कर दिया यहाँ पर। आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0.2 मोलर, ठीक है, ये मोलरिटी की वैल्यू है। हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग,
हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना है प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन को प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास प्रोपीन है। अगर हम प्रोपीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक है, H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो OH है, क्योंकि हमें यहाँ से OH भी मिलेगा वाटर से, ठीक है, OH अटैच हो जाएगा मिड कार्बन से, जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है उससे OH अटैच हो जाएगा, और फर्स्ट कार्बन जो हमारे पास है प्राइमरी, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने वाटर का एडिशन किया है, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ है और यहाँ पर OH ऐड हुआ है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। अब देखिए कन्वर्जेंस में बहुत बार बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कन्वर्जेंस जो है वो केवल प्रैक्टिस का काम है, क्योंकि हमें अगर रिएजेंट्स लर्न है, ये जो यहाँ पर रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हमें बताया जाता है, केवल हमें रिएजेंट नहीं पता होते हैं, और अगर रिएजेंट याद नहीं है तो आप कितना ही कन्वर्जेंस को पढ़ लीजिए, बिना प्रैक्टिस के आपको वो नहीं आ पाएंगे। सेकंड है इसमें बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल। ये देखिए बेंजीन पर डायरेक्टली क्लोरीन अटैच होता तो ये हो जाता क्लोरोबेंजीन, लेकिन ये साइड चेन पे अटैच है तो ये होगा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आप देखिए CH2Cl, इसके साथ अगर हम KOH की रिएक्शन करते हैं तो ये OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये Cl क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये यहाँ क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और इसकी जगह OH आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में हो सकती हैं, एराइल हैलाइड में नहीं हो सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है, इनके IUPAC नेम लिखने। देखिए फर्स्ट है हमारे पास CONH3 तो यहाँ पर देखिए लिगेंड स्पीसीज का नाम सबसे पहले आएगा, तो लिगेंड से हमारे पास 5NH3 है, ठीक है, तो पेंटा अमाइन। उसके बाद अल्फाबेटिकली A के बाद B आएगा तो ब्रोमाइडो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोबाल्ट की है वो कितनी है, 3 है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और उसके बाद हमारे पास काउंटर आयन SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। सेकंड में चेक कीजिए K3। अब देखिए यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में मतलब जो कैटाइनिक पार्ट है उसको पहले हम नेमिंग में लेंगे, लिगेंड से पहले उसकी नेमिंग करेंगे, तो पोटासियम। अब ये ध्यान रखिए वो K3 हो, K2 हो, सिंगल K हो, लेकिन लिखा केवल एक ही जाएगा पोटासियम, डाई ट्राई कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा, तो पोटासियम थोड़ा सा गैप देंगे। फिर यहाँ पर लिगेंड की नेमिंग होगी, 6 है हमारे पास हेक्सा CN साइनो, ठीक है। अब ध्यान रखिए जब भी लेफ्ट साइड में हमारे पास काउंटर आयन हो कैटाइनिक, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सेंट्रल मेटल है उसके लास्ट में 8 यूज़ होगा, 8, तो क्या लिखा जाएगा, फेरेट। इसे फेरिक नहीं लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में पोटासियम है, ठीक है। तो एक कैटाइनिक काउंटर आयन यहाँ पर अटैच है इसलिए 8 आएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 3, ठीक है। थर्ड पॉइंट में है K3Cr का होल थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पोटासियम है, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले पोटासियम की नेमिंग होगी। उसके बाद ट्राई 3 है ऑक्जिलेट ग्रुप, ठीक है, तो ट्राई ऑक्जिलेटो। फिर है क्रोमियम। अब क्रोमियम को हम क्रोमेट लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया कि पोटासियम जैसे अगर पॉजिटिव काउंटर आयन लेफ्ट साइड में हो तो वहाँ पर 8 लग जाता है सेंट्रल मेटल के लास्ट में, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करनी है। जैसे ही हम ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हाईली सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिलता है। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर अटैच हो गया है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट अलग बनता और एक पैरा प्रोडक्ट बिल्कुल अलग बनता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन वाटर है, इसलिए हाईली सब्स्टिट्यूट बनेगा। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में है फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में करनी है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा CHO, ठीक है, और जो हमारे पास मेन पोजीशन है वहाँ पर रहेगा ONA, ठीक है। क्योंकि हमसे केवल एक ही यही स्टेप पूछा गया है, राइमर टाइमन रिएक्शन है ये, इसमें एक ही स्टेप पूछा गया है तो ये बनेगा। अगर ये बाय द वे आगे पूछा जाता तो हम H3O1 पॉजिटिव यूज़ करते और इसे फिनॉल में कन्वर्ट कर देते इस तरह से। ONA जो हमारे पास है ये OH में कन्वर्ट हो जाता और यहाँ पर ये CHO होता, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट इस स्टेप के लिए पूछा गया था, तो आप यहाँ तक ही करें बस। उसके बाद नेक्स्ट है जिसमें फिनॉल की रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट के साथ करनी है, Na2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और इसे हाईली ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसकी मेन पोजीशन और पैरा पोजीशन दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई कीटोन में। देखिए 2 कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट टर्म है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। हमें यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है। डेफिनेशन है, इट इज़ द टाइम in which the concentration of a reactant is reduced to half of its original value। देखिए हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है R after that reaction P। तो जो रिएक्टेंट है
वो इनिशियली 100% है। इनिशियली क्या है, वो 100% है। जैसे ही वो 50% रह जाएगा, 50% रह जाएगा, तो ये तो लिखा हुआ है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू रिएक्टेंट की कितनी है, 100% है, और उसके बाद वो रिड्यूस होकर कितना रह जाता है, 50%। तो रिएक्टेंट के 100% से 50% रिडक्शन में जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ध्यान से पढ़िए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, इट इज द टाइम। ये क्या है, टाइम है इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है इज रिड्यूस टू हाफ, वो रिड्यूस होकर आधी रह जाती है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आधी करने में, मतलब आधी कॉन्सेंट्रेशन को प्रोडक्ट में चेंज करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब देखिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, या फिर एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम अब आप 1 सेकंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, ये अंदर गैसियस पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं, जितने कोलिजन आपस में होते हैं इन पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में, और पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। थर्ड टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देते हैं, तो जो एनर्जी रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे और उसे एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट को एक्टिव कर दे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्टेफन रिएक्शन। नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग इमीन्स। स्टेफन रिएक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्राइल्स को रिड्यूस करेंगे इमीन्स में, किसकी हेल्प से, SnCl2 की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वहाँ पर प्रेजेंस रहेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, विच ऑन हाइड्रोलिसिस। और जब इमीन्स का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम SnCl2 इसमें पार्टिसिपेट करेगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्टिवेटेड क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, एक्टिवेटेड हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर पहला ही पॉइंट है रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी हेल्प से होता है, हाइड्रोजन की हेल्प से ही तो होता है। तो ये जो हमारे पास नाइट्राइल है, नाइट्राइल की रिएक्शन एक्टिवेटेड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो हमें इमीन मिलेगा, ठीक है। इमीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है जो डिस्क्राइब करनी है, रोजनमुंड रिडक्शन। एसिड क्लोराइड आर कन्वर्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। अगर हमें एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में बाय कैटालाइटिक रिडक्शन, ठीक है, किसके द्वारा, कैटालाइटिक रिडक्शन के द्वारा। द रिएक्शन इज कैरीड आउट। अब प्रोसेस क्या है, द रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय पासिंग H2 गैस थ्रू ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड। हमारे पास ये एसिड क्लोराइड का सॉल्यूशन है, हॉट सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन गैस को पास करना है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को पास करना है। प्रेजेंस है पेरिडियम, BaSO4 और सल्फर, इन तीनों की प्रेजेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम डिपोजिटेड ओवर BaSO4, ठीक है। आफ्टर दैट रिएक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CHO। यहाँ पर भी देखिए रिडक्शन ही तो हुआ है, इसलिए नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। अब ये जो दोनों ही रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। कन्वर्ट बेंजीन इनटू, हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, फिनाइल एसिटिक एसिड में और मिथाइल बेंजोएट में। तो सबसे पहले हम बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें रिएजेंट्स की प्रॉब्लम आती है बस कन्वर्जेंस में। अगर आपको रिएजेंट्स याद हैं, कैटलिस्ट याद हैं, तो आप बहुत इजीली इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पर बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए गाल्टरमान कोच रिएक्शन के जो रिएजेंट्स हैं वो यूज़ किए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, और सेकंड स्टेप में एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl है, जिसे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद है फिनाइल एसिटिक एसिड। अगर हमें बेंजीन को फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर दिया गया है एल्काइलेशन। अगर हम बेंजीन का एल्काइलेशन करते हैं तो CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, CH3 आ जाएगा। उसके बाद इस CH3 का हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है। ब्रोमिनेशन करेंगे तो CH2Br आ जाएगा। उसके बाद एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन पर CH2CN। क्योंकि यहाँ पर देखिए फिनाइल है मतलब बेंजीन है, एसिटिक मतलब 2 कार्बन, तो हमें यहाँ पर कार्बन इंक्रीज भी तो करना है। कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर KCN, इस CN ग्रुप को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे अगले स्टेप में, हाइड्रोलिसिस करते ही हमारे पास मेन प्रोडक्ट आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है CH2COOH। यहाँ पर जो कार्बन है ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पर अमोनिया गैस की फॉर्म में बाय प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजीन टू मिथाइल बेंजोएट, हमें बेंजीन को मिथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू
ब्रोमीन इस बेंजीन पर अटैच हो जाएगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगर हम इस हेलोएरिन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद CO2 के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो CO2 इस पूरे ग्रुप को यहाँ से हटाकर इसे क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम यहाँ पर CH3OH यूज़ करेंगे, CH3OH। अब देखिए CH3OH यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये जो स्टेप है ये है एस्टरिफिकेशन स्टेप। तो यहाँ पर देखिए एस्टर ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। नाम क्या है देखिए, मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ठीक है। और बेंजीन ये रहा, बेंजीन यहाँ पर है। और O8 किसके लिए आता है, एस्टर के लिए, तो मिथाइल बेंजोएट है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, हाउ डज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन रिएक्ट विद SO2 ऑक्सिलिक एसिड FeSO4। तो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन मेथड बताना है किसका, पोटासियम परमैंगनेट। देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड और MnO2 विद KOH। सबसे पहले हमें पायरोलुसाइड जो ओर है MnO2 को किसके साथ रिएक्शन करना है, KOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए KNO3 की। ये NCERT की लाइन्स हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोड्यूस द डार्क ग्रीन पोटासियम मैग्नेट, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, डार्क कलर पोटासियम मैग्नेट। ये हमारे पास पोटासियम मैग्नेट K2MnO4, ठीक है। अब K2MnO4 को हम डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे इन्हें न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में करें या न्यूट्रल सॉल्यूशन में करें, वहां से हमें पर्पल कलर पर मैग्नेट प्रिपेयर हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या है सेकंड हमारे पास, 3MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H1 पॉजिटिव। आफ्टर दैट रिएक्शन 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर MnO4 1 नेगेटिव, ये क्या है हमारे पास, परमैंगनेट आयन जो पर्पल कलर का है। यहाँ से हमने प्रिपेयर कर लिया है किसको, पोटासियम परमैंगनेट को। अब क्योंकि ये आयनिक इक्वेशंस हैं इसलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हम इन्हें आयनिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कंप्लीट इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि जो MnO4 1 नेगेटिव है इसकी रिएक्शन हम डिफरेंटली SO2 ऑक्सिलिक एसिड और आयरन सल्फेट के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर MnO4 1 नेगेटिव सेम है तीनों में, ठीक है, और एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर देखिए H पॉजिटिव है तो SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो सल्फेट में कन्वर्ट होगा, SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो SO2 को SO4 में कन्वर्ट कर देगा, SO2 को SO4 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जिससे सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है और खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +2 है तो रिडक्शन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी खुद का रिडक्शन किया और ऑक्सिलेट आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरे कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा। कोड का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Fe2 पॉजिटिव का। तो Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0, क्योंकि यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए हैं तभी तो 2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्रोमियम में एक्सेप्शनल है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 आना चाहिए था, 4s2 आना चाहिए था। अब क्योंकि 3d4 की जगह 5 है, ये हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो ये S जिसकी एनर्जी D से कम है, ये एक इलेक्ट्रॉन S से अपने पास खींच लेगा और ये 3d5 बन जाएगा 3d4 की जगह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद Mn2 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव में आर्गन 3d5 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तभी तो 2 पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 4s0। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैं वो अधिकतर किस नाम से ही जाने जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से ही जाने जाते हैं। उसका कारण क्या है, बिकॉज स्मॉल साइज्ड एटम्स, जो बहुत छोटे साइज के एटम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ETC, ठीक है, ये सब जो हमारे पास हैं ये इजीली ऑक्यूपाई हो जाते हैं किस पोजीशन में, वॉइड्स में। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स के वॉइड्स होते हैं उनमें इजीली ये इंटरप्ट हो जाते हैं और क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर जब परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन हो जाता है ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा तो ये हमारे पास होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इस तरह से हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 2018 का कोड B है उसको भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि इसमें सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।